नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। सेल जिसके बारे में भी कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रहा था कि इसकी भी वैकेंसी आनी है और हाँ अब इसकी वैकेंसी आ चुकी है। और इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, एग्जामिनेशन कैसा होगा, कितनी सारी चीजें होने वाली हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेल मतलब क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक इतना बढ़िया, मतलब इतने जबरदस्त लेवल पे ये एक आपका पीएसयू बन जाता है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और इसका हमेशा एग्जामिनेशन या फिर हमेशा इसका जो सिलेक्शन होता था वो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता था, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, राइट। जो गेट का एग्जाम होता है जिसके लिए 2500 रुपए तो हमेशा देते हो हर साल, उसी के थ्रू इसका सिलेक्शन होता था। इस बार इसका सिलेक्शन सेपरेट होने वाला है और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इसकी जो सैलरी पैकेज है वो बहुत अच्छा होता है। और एक ऐसा पीएसयू है ये जो बहुत नामी गिरामी टाइप का है। मतलब तुम ये सोचो 2024-25 में इसका जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर दिया है। मतलब इसको हम लोग सेल को क्या बोलते हैं? दैट इज स्टील मेकर ऑफ द नेशन, राइट। इसकी वैकेंसी निकली है और इसमें मैकेनिकल और मेट्रोलॉजी ये दो डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 124 वैकेंसी हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है मेट्रोलॉजी नहीं, मेटलर्जी, राइट। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसकी 30 वैकेंसी है, और मेटलर्जी की 20 वैकेंसी है। मतलब लगभग 50 वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी आप लोगों के एग्जाम मतलब स्ट्रीम्स हैं उनसे हैं। और इसमें आप लोगों को गाइस बताना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों की वैकेंसी है इसमें भी थोड़ा बाइफर्केशन किया है कि 124 पोस्ट में 35 अनरिजर्व्ड हैं, और ओबीसी के लिए 31, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है, राइट। ठीक है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो रहे थे, जो मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि बेसिकली पीएसयूज वगैरह में जो अपर एज लिमिट होती है 25 साल होती है, इसमें कितनी है? 28 साल है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा ये कि 28 साल तक के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो स्टूडेंट्स 5 दिसंबर 1997 के बाद पैदा हुए हैं, है ना, जो एस्पिरेंट्स 5 दिसंबर 1997 के बाद पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो मतलब आप लोगों का अगर जन्मदिन 1997 के पहले आ रहा है या फिर 1997 में दिसंबर मंथ के पहले आ रहा है, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 5 दिसंबर 1997 के बाद वाले लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब गई इसमें एज रिलैक्सेशन जो हमेशा से चला आ रहा है वो क्या है? ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10, 15 और 13 साल, वो जनरल एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए होता है। ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट जो है वो है 45 साल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज और कास्ट और कैटेगरी। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो इन्होंने बोला है वो बोला है डिग्री इन इंजीनियरिंग। मतलब कि एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या डिप्लोमा स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है? नहीं भैया, डिप्लोमा स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अब इंजीनियरिंग की डिग्री में भी क्या 55%, 60% वाले स्टूडेंट एलिजिबल है? नहीं। मिनिमम जो आपका मार्क्स है वो कितने हैं? 65% होने चाहिए, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। अब एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स में देखा जाए तो आप सभी लोगों को ये पता है कि भाई 7वें सेमेस्टर तक के रिजल्ट्स तो आ जाते हैं, लेकिन 8वें सेमेस्टर के बाद जो फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है, फाइनल डिग्री मिलने वाली, तो उसमें समय लगता है। ऑब्वियसली समय लगेगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज लिखी है कि एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर irrespective of the weightage given to any particular year or semester of institute of university in any of the 7 engineering disciplines। अब 7 engineering disciplines में क्या है? केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी। मतलब कि ये जो 60 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उसमें 65% तो चाहिए होगा। इसमें जो एवरेज वाली बात थी उसके बारे में आप सभी लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों की डिग्री है उसको आने में टाइम लगता है, राइट। अब क्या करें? तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रोविजनल डिग्री का। प्रोविजनल डिग्री आप लोगों को हमेशा मिल जाती है, ठीक है। तो जब प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, इसका कहने का मतलब है कि आप प्रोविजनल डिग्री के बेसिस में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहां से एक चीज क्या क्लियर हो रही है? यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि भैया 7 सेमेस्टर नहीं बोले, 7 स्ट्रीम बोलिए। मतलब कि अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी जरूरी है, सो दैट आप लोग प्रॉपर डिग्री में 65% देख सकें। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है।
वो पॉइंट ये आता है कि सर मान लीजिए अगर मेरा जो रिजल्ट है वो एसजीपीए सीजीपीए में आ रहा है तो क्या करूं, है ना। तो देखो देखो बेटा, अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो एसजीपीए सीजीपीए से सीजीपीए से बेसिकली अगर देखा जाए तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। नियर बाई इसी के ही आसपास की ये वैल्यूज आती हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिसिप्लिन है 60 डिसिप्लिन बोली है, लेकिन वहां पर इन्होंने क्या क्या बोला कि भाई एलिजिबिलिटी क्या क्या है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इनका कोर होता ही है, लेकिन साथ में स्पेसिफिक इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। स्पेसिफिक इंजीनियरिंग कहने का मतलब क्या है, मैं आपको मैकेनिकल के ही टर्म्स में बताऊंगा जिससे आप थोड़ा समझ पाओगे। जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ले लिया, या फिर कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का आ गया, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आ गया, वो सब मैकेनिकल के अंदर आएंगे। तो मैकेनिकल के अंदर क्या क्या आने वाला है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आएगा ही आएगा, MAE आएगा आपका, दैट इज मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव ऑटोमेशन इंजीनियरिंग हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, दोनों इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का अगर नाम है तो आप देख सकते हैं। मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, या फिर थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी इंजीनियरिंग हो गया, मशीन इंजीनियरिंग हो गया, मैकाट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ये सारी चीजें आपका इसमें आएंगी। इसके साथ साथ एक और चीज है दैट इज मेटलर्जिकल। मेटलर्जिकल में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, ये जितने भी डिसिप्लिन हैं ये सारे के सारे डिसिप्लिन मैकेनिकल एंड मेटलर्जी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ वो सिर्फ मैकेनिकल था सर, हम तो ऑटोमोबाइल से, हम तो ऑटोमेशन से, फॉर्म कैसे भरें, राइट। उनके लिए थोड़ा सा चीजें टफ भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो क्योंकि इन्होंने प्रॉपर सामने सामने लिख करके दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने एक चीज और भी बताई है, लिखा हुआ है दैट द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू अ रेगुलर और फुल टाइम कोर्स from the university or institution recognized by the council and the bodies of UGC और AICTE। AICTE से ऑलमोस्ट सारे कॉलेज एफिलिएट होते हैं, सेट अप बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पर्पस, राइट। फिर उसके बाद लिखा हुआ रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन, कह रहा है रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन में क्या दे रहे हैं। तो भाई देखो, जनरल और ओबीसी को तो इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, मतलब उनको कभी रिलैक्सेशन मिलता नहीं, लेकिन एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए बोला गया है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी है और उसमें अगर आपके 55% भी एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, जैसे सीजीपीए बोल दो या फिर आप लोग कॉमन एवरेज मार्क्स 55% भी आ रहे हैं तो हम कंसीडर कर लेंगे। फिर लिखा है द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन एंड सच कैंडिडेट्स हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। अगर आप लोग क्रीमी लेयर पे नहीं आ रहे हो तो फिर आप लोगों को भी जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर हम ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मान्य करेंगे, ठीक है। द ओबीसी दैट इज नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स would be required to submit their requisite certificate, OBC non-creamy layer caste certificate, EWS income and asset certificate in the prescribed format as applicable for employment under central government issued by the competent authority on after 1 अप्रैल 2025 at the time of GD and interview। इसका कहने का क्या मतलब है ये भी बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज का डाउट होता है कि सर हमारे पास तो स्टेट का सर्टिफिकेट है, सर हमारे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, तो क्या मैं सेंट्रल वाले एग्जामिनेशन में स्टेट सर्टिफिकेट लगा सकता हूं। बेटा बहुत क्लियरली ये चीज अपने दिमाग में रखना कि अगर कभी भी आप सेंट्रल एग्जामिनेशन दे रहे हो, सेंट्रल इंडिया का कोई एग्जाम दे रहे हो, उसमें स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलता है ना। जीडी इंटरव्यू के टाइम पे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप लोगों को जो एग्जामिनर है वो अगर बहुत ही दरिया दिल हुआ और उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया, बाई चांस, लक बाई चांस जैसे बोलते हैं कि किस्मत अच्छी थी तो एक्सेप्ट कर लिया, वो बात अलग हो सकती है। बट एज पर द रूल अगर सेंट्रल इंडिया का कोई एग्जामिनेशन है तो सेंट्रल जो आपका स्टेट का वो होगा, मतलब आपके स्टेट का नहीं, जो सेंट्रल इंडिया से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वही चलेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा दैट कैटेगरी ऑफ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंटल once entered in the online application form will not be allowed to be changed under any circumstances
and no benefit of their category will be admissible later on। कहने का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको थोड़ा समझ के रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कई सारे लोग जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो एक्सपायर होने वाला होता है, फिर हो जाता है और उसके बाद वो चीज नहीं है, तो आप सोचते हो कि अभी फॉर्म भर देता हूँ फिर उसके बाद में जाकर मैं सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा, राइट? ऐसा नहीं चल पाएगा। आपने अगर जो भी डिटेल्स फिल आउट कर दी हैं फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो बहुत अच्छे से ध्यान से सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? फिर उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को बता दूं कि आपका वेट मिनिमम 45 किलो होना चाहिए भाई। 45 किलो वजन तो होना चाहिए, है ना? और साथ में 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 155 सेंटीमीटर को 2.5 से डिवाइड करना तो आपको इंचेस में और फिट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर देखा जाए तो 5 फीट में 150 सेंटीमीटर होते हैं और 2 इंच में 5 सेंटीमीटर होते हैं। इसका कहने का मतलब 5 फीट 2 इंच आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए और 45 किलो आपका मिनिमम वजन होना चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। एंड साथ में आप लोगों को मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया अगर है, मतलब कहने का कि अगर आपको दूर का चश्मा या फिर पास का चश्मा लगता है तो 4 पॉइंटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लस माइनस में। प्लस माइनस में कहने वाला जैसे मैंने एक चश्मा लगाया है, अब इसका कोई पावर होगा ना, जैसे कोई कहता है मेरा 0.75 पावर है, मेरा 1.5 पावर है, मेरा 2.5 पावर है, किसी का प्लस में होता है किसी का माइनस में होता है, जो दूर की दृष्टि जिसकी कमजोर होती है उसका माइनस में होता है। तो -4 तक अगर है तो एडमिसिबल है और +4 तक है तो भी एडमिसिबल है। अगर उसके आगे ज्यादा है देन आई विल से कि भाई 3 महीने में एग्जामिनेशन होने वाला है, 2 हफ्ते में लेजिक सर्जरी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है कि चश्मा कभी लगा था। जैसे कि मुझे, अगर मैं अभी आज की डेट में आप सभी लोगों को बोलूं तो एक टाइम ऐसा था जब आप आज से मेरे 5 साल पुराने वीडियोस देखना, उसमें मैं इतना मोटा चश्मा पहनता था। और क्यों इतना मोटा चश्मा पहनता था? क्योंकि मेरा पावर बहुत ज्यादा था। मेरा पावर था आंखों का -7.5। ये तो +-4 पर चल रहा है, मेरा पावर -7.5 था। मैंने लेजिक सर्जरी कराई और आज देखो मुझे सब दिखता है, चील की निगाहें हो रखी है भाई। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर +-4.0 इन ईच आई एंड नो स्क्विंट। स्क्विंट कहने का मतलब होता है जब टेढ़ी निगाहें हो जाती है ना, वो नहीं होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। देखो कलर ब्लाइंडनेस इस काइंड ऑफ एक ऐसी चीज बोल दी जाती है कि भाई ये ना हो तो अच्छा है, पार्शियल या फुल कुछ भी ना हो वो बेटर है, राइट? सुटेबल रिलैक्सेशन इन द हाइट एंड वेट विल बी गिवन टू द फीमेल कैंडिडेट्स। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट और वेट में मतलब वो हो सकता है, क्योंकि ये फीमेल का थोड़ा सा तो आपको एक एज मिल ही जाएगा। इन केस ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी ओनली orthopedically disabled candidates with OA, OL and OAL disability with the minimum of 40% disability and drops fishman can apply। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ऑर्थोपेडिकल, कहने का मतलब होता है कि अगर कोई हाथ वाथ टूटा हुआ है ना, और फिर उसके बाद जब क्या होता है कई बार बचपन में या फिर इधर उधर प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था उसका बचपन में हाथ टूटा था और हम लोग छोटी जगह से बिलोंग करते थे। तो उस मतलब डॉक्टर ने जो वहीं पे जो मोहल्ले क्लिनिक वाले होते हैं, तो उसका हाथ टूटा हुआ था, इसी तरीके से करते हुए उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया, राइट? ना ही सेट करा ना ही कुछ करा, ऐसे ही प्लास्टर चढ़ा दिया। बचपन का टाइम था, हील जल्दी हो जाता है, हील हो चुका, अब उसका हाथ जो है वो ऐसे सीधा तो हो जाता है लेकिन इसके आगे अंदर नहीं आता। आप समझ रहे हो? दैट इज अ डिसेबिलिटी, है ना? तो इस तरीके की अगर कोई डिसेबिलिटी है तो 40% या उससे कम होगी ना तो एडमिसिबल है, उससे ज्यादा हुई तो एडमिसिबल नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बोला है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बिल्कुल ऑफिसर्स लेवल पे होने वाला है। ऑफिसर्स लेवल पे आप लोगों को बता दो जैसे गेट एग्जामिनेशन पे होता है, एग्जैक्ट वैसा ही होने वाला है। आपका जीडी इंटरव्यू भी होगा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी होगा और आप इसको बहुत अच्छे से देखोगे। इसमें इन्होंने सबसे पहली चीज ये बता दिया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है टेंटेटिवली अगर होगा भी तो वो होगा जनवरी में या फिर फरवरी में। अभी चल रहा है नवंबर का टाइम, तो मतलब नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने का टाइम है आप लोगों के पास जहां पर इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। और जो सेंटर्स हैं ये सेंटर्स बताए हुए हैं जिसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें बेंगलुरु, भिलाई, नगर एंड आपका भोपाल से लेकर के चेन्नई, चेन्नई से देहरादून, देहरादून से दिल्ली एनसीआर भी आ रहा है, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर तक जा रहा है, कोलकाता, रांची तक जा रहा है, वडोदरा तक जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एग्जामिनेशन में होना क्या है वो देख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बताया जा रहा है कि आपका 200 नंबर का पेपर होगा।
200 नंबर में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है वो पेपर देखना भाई कठिन होगा, थोड़ा सा पेपर है ना। कठिन पेपर क्यों होगा? क्योंकि टाइम लिमिट दे दिया है और बहुत बढ़िया टाइम लिमिट दिया है। सुनना इसको, इन्होंने बोला है कि दो पार्ट में पेपर होगा, 200 नंबर का है। एक तो आपका टेक्निकल पूछ लेंगे और दूसरे में आपसे एप्टीट्यूड पूछ लेंगे, इंग्लिश पूछ लेंगे, रीजनिंग पूछ लेंगे, जनरल अवेयरनेस पूछेंगे। कैसे पूछेंगे ये देखिए। पहला पार्ट होगा, पहले पार्ट में आपका डोमेन नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। कितनी देर का होगा? 40 मिनट का होगा फॉर 100 मार्क्स। और सेकंड कंप्राइजिंग ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्यूरेशन 80 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स, राइट। कंसिस्टिंग फॉर 4 सेगमेंट्स विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स की ईच होगी। अब यहां पर जो मेरा एक क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा समझना, ठीक है, जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है। पहली चीज ये चल रही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो 200 मार्क्स है उनमें से फर्स्ट पार्ट जो हो रहा है वो डोमेन नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। इस डोमेन नॉलेज के टेस्ट के लिए आपको 40 मिनट मिल रहे हैं फॉर 100 मार्क्स, राइट। और सेकेंड पार्ट जो है उसमें आप लोगों को 100 मार्क्स मिल रहे हैं 80 मिनट के लिए। अब इन्होंने क्या बता दिया कि भाई 80 मिनट के लिए जो है वो टोटल 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेगमेंट्स हैं, 25-25 मार्क्स के एक होंगे। तो इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताए कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले होंगे। अब इन्होंने जो बताया है वो बताया है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और टाइम के लिए। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, जो आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो, वो ये वाली बात होगी कि डोमेन अगर चेक करना है और डोमेन नॉलेज अगर चेक करना है, 40 मिनट का अगर आप लोगों का पेपर दिया जा रहा है तो 40 मिनट में मैक्स टू मैक्स जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो 50 से ऊपर नहीं हो सकते। ये वाली बात आप समझना, आप फील कर पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। भाई 40 मिनट में 100 क्वेश्चन तो नहीं पूछ लेंगे। इवन एसएससी 60 मिनट में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? 100 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 40 मिनट में सेल जैसा पीएसयू अगर एग्जामिनेशन ले रहा है तो वो 40 मिनट में 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मतलब 2 या 2.5 नंबर का एक पेपर क्वेश्चन पेपर हो सकता है, ठीक है। नाउ टू बी एलिजिबल फॉर द जीडी दैट इज इट मींस ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, अ कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट्स। ओके, दोनों पार्ट में आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दोनों पार्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी कर पाओगे। अब यहां पर एक लाइन जो लिखते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते या घबरा जाते हैं। पहली चीज लिखा है डोमेन नॉलेज टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बाय स्कोरिंग मिनिमम 50 परसेंटाइल स्कोर ऑफ अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस पोस्ट एंड 40% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स लाइक नॉन क्रीमिलियर एनसीएल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जो परसेंटाइल, परसेंटाइल कहने वाला हाईएस्ट मार्क्स जितने आए है ना, उसमें से परसेंटाइल देखा जाएगा कि भैया अगर आप लोग के हाईएस्ट मार्क्स में से 50% मार्क्स तक आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक कट ऑफ के बारे में बता रहा है। लेकिन ये भी मुझे एक चीज जो समझ में आती है वो तब कंसीडर की जाती है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाते, है ना, तब कट ऑफ नीचे जाती है। तो ये कट ऑफ के बारे में है, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज तब एप्लीकेबल होगी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स उस चीज को पार नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम इस परसेंटाइल बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ सो दैट आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ना। थोड़ा सा वीडियो 5 मिनट का और रखूंगा मैं, सो दैट आप लोगों की चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए बता दिया और इसके लिए बताया है कि भैया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1:3 का रेशियो रखने वाले हैं। 1:3 का रेशियो रखने का मतलब है कि अगर मान लो मैकेनिकल में 30 पोस्ट हैं तो 90 लोगों का सिलेक्शन होगा और उसी के ही बेसिस में ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में, तो इतना कुछ हो नहीं है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एमोल्यूमेंट्स, राइट। एमोल्यूमेंट्स कहने का मतलब ये है दैट द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल विल बी ऑफर्ड बेसिक पे ऑफ 50,000 per month in the pay scale of 50,000 to 1,60,000. On successful completion of the training of 1 year, the management trainee technical will be designated as assistant manager of rank E1 grade, right? और उसकी जो सैलरी होगी वो 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक होगी। अब इसका कहने का मतलब क्या है इसको समझिए। बेसिक पे, बेसिक पे एक ऐसा पे होता है जो आपको मिलना ही मिलना है। तो भाई साहब जब तक तुम मैनेजमेंट ट्रेनी हो, मैनेजमेंट ट्रेनी कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो, है ना, हो, लेकिन अब असिस्टेंट मैनेजर का क्या क्या रोल है, क्या क्या वर्क है, वो सब समझने के लिए तुम्हें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पहले पोस्ट देते हैं। 1 साल तक तुम्हें किसी असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में रखेंगे जहां पर वो अपना केटी करेगा। केटी करने का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर करना।
जब वो नॉलेज ट्रांसफर करेगा तब तुम असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंचोगे, देखोगे, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी जो बेसिक पे हो जाएगी वो 60,000 हो जाएगी, राइट। अब 50,000 रुपए पर मंथ तो तुम्हें मिल रहा है। अब तुम बोलोगे सर 50,000 तो लिखा होता है, फिर ये 1,60,000 तक कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है नीचे वाली चीज को देख के। लिखा है बिसाइड्स बेसिक पे। बिसाइड्स बेसिक पे कहने का मतलब कि भैया बेसिक पे को अगर हटा दिया जाए, उसके अलावा तुमको और एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, तो द मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी पेड फॉर डियरनेस अलाउंसेस, राइट। डीए मिलेगा, राइट। डीए जब मिलेगा तो तुम्हारे पैसे और बढ़ जाएंगे। दे विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर प्री क्विजिट्स अंडर क्राइटेरिया अप्रोच ऑफ द बेनिफिट सच एज पीएफ प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, एंड अदर अलाउंसेस एज पर द रूल ऑफ द कंपनी इन द वर्क। In addition to the company provides benefits like leave encashment, जैसे कि मान लो तुम बहुत कार्य कर इंसान हो, कार्य करते रहते हो, छुट्टी लेने का मन नहीं है और छुट्टियां तुम्हारी ऐड हो रही हैं तो तुम उनके भी पैसे उठा सकते हो। हाउसिंग मिलेगा, हाउसिंग और एचआरए, इसका कहने का मतलब क्या हो जाता है कि तुम्हें अगर कहीं पे घर लेना है तो घर के पैसे मिलेंगे। मान लो अगर घर नहीं है तो ठीक है, तुम्हें कंपनी ही घर दे देगी, अगर कंपनी नहीं दे रही है तो तुम्हें उसका किराया मिलेगा। प्लस उसके बाद फ्री मेडिकल फैसिलिटी। फ्री मेडिकल फैसिलिटी कहने का मतलब भैया तुम्हारा जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो फ्री होगा। क्या सिर्फ तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे डिपेंडेंट्स का। डिपेंडेंट्स कहने का मतलब क्या हो जाता है? मोस्टली जो डिपेंडेंट्स में आते हैं वो तुम आते हो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे मम्मी पापा। कितने लोग? तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे मम्मी पापा। अगर मान लो तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम और तुम्हारे मम्मी पापा। शादी हो जाएगी तो तुम्हारी वाइफ भी, और अगर बच्चे भी हो गए तो तुम्हारे बच्चे भी। ठीक है, ये डिपेंडेंट्स में आते हैं। फिर उसके बाद गाइस, सीटीसी विल बी अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 lakhs पर एनम excluding PRP location based allowances at minimum of even grade, right। कहने का मतलब कि भैया जो आप लोगों का पैकेज बनने वाला है वो 16 से 17 लाख रुपए का बनेगा, और उसमें भी पीआरपी जो है आप लोगों का लोकेशन बेस्ड अलाउंस, ये आप लोगों का ऐड नहीं है। अगर ये भी ऐड हो गया तो मतलब लाख 1.5 लाख रुपए और बढ़ा लो तो ये 17-18 लाख तक की आपकी जॉब बन जाती है। इवन 20 लाख तक भी पहुंच सकते हैं लोकेशन को देखते हुए। ठीक है, फिर प्लेसमेंट के बारे में बता दिए कि भाई प्लेसमेंट कहां पे होगा। इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी पोस्टेड एट एनी प्लांट यूनिट माइंस एंड लोकेशन ऑफ द कंपनी। चलिए, हाउ टू अप्लाई फॉर इट। अप्लाई कैसे करोगे? sale.co.in या फिर salecareers.com पे आपको जाना है, वहां पर जाकर के आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट बता दी। इसकी जो फीस होने वाली है वो फीस होगी 1,050 रुपए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, और अगर कोई SC ST EWS में आ रहा है उसके लिए 300 रुपए। ठीक है, चलिए, आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सब के थ्रू, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू आप लोग यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। While submitting the application online, candidate should note the following: SAIL will not undertake any detailed scrutiny of the application for eligibility and other aspect at the time of application stage, and therefore candidate is accepted only प्रोविजनली। ओके, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई ये कह रहा है कि सेल कोई भी जो डेटा है, डिटेल है स्क्रूटनी के टाइम पे वो नहीं लेगा। वो सिर्फ ये देखेगा दैट लिखा हुआ सेल विल नॉट अंडरटेक डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी, राइट। ये आपको भरना है। एंड द अदर एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टेज, एंड देयरफॉर कैंडिडेचर इज एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनली, राइट। प्रोविजनली आप लोगों की चीजें एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका फाइनल चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज यहां पर नीचे यहां पर इन्होंने बता दिया है कि अगर कोई, ये देखो ये वाली चीज मैंने बोली थी, wherever CGPA and OGPA of the later grade in the degree is awarded, equivalent percentage mark should be indicated in the online application form as per the norms adopted by the university or institute। भाई अब यहां पर तो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि भाई जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जो तुम्हारे नॉर्म्स है उसके हिसाब से परसेंटेज को बदल लेना, और फिर उसके बाद भरना फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द जीडी इंटरव्यू रिक्वायर्ड टू फर्दर द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ द बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पीडब्ल्यूबीडी, ईसीएसएम स्टेटस। ओके, कहने का मतलब कि भैया ये जितनी भी चीजें ये आपको जीडी और इंटरव्यू के टाइम पे आपको चाहिए होंगी। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया फॉर्म आया है। इन्होंने बहुत अच्छे से इन डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों ने चीजें देखी हैं, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट चीजें भी इन्होंने बता दिया, जनरल थिंग्स भी बता दिया इन्होंने कि इनका फॉर्म का क्या क्या चीजें आ रही हैं, राइट। ओके,
फिर तो ये बोलेंगे मिसकंडक्ट अगर कुछ हो रहा है तो भाई इसमें तो दिक्कत होगी, राइट। उसके बाद सबसे लास्ट चीज जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 15 नवंबर से शुरू होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो कितनी है, 12 दिसंबर। तो 15 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो फॉर्म इसका जरूर भरिएगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन में इसको जरूर कैटर करना चाहूंगा। सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर दो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है डिप्लोमा स्टूडेंट्स अलाउड है कि नहीं, तो भैया डिप्लोमा स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं, तो भाई साहब नहीं भर सकते। तीसरी चीज, 5 दिसंबर 2000 सॉरी 1997 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 5 दिसंबर 1997 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तभी आप फॉर्म इसका भर सकते हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब एक पॉइंट और आता है कि सर जी अगर मुझे इसकी तैयारी करनी है तो मैं किससे करूं। एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि तैयारी करने के लिए ऑल इन वन मास्टर बैच आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आप लोगों को ये बैच कहां मिलेगा, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है। तो जाओ बढ़िया तरीके से तैयारी करो, 3 महीने का टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आप लोगों का मैथ्स, इंग्लिश, आप लोगों का रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, सारी चीजें नेक्स्ट लेवल पे कवर होंगी। साथ में टेक्निकल आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। और ये बैच मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सिलेबस हैं वो पूरा का पूरा आपको इस बैच में मिल जाएगा। ऑल इन वन बैच हमने क्यों रखा है, बिकॉज ये ऑल एग्जाम्स के लिए वन बैच बनाया गया है। कोई भी एग्जामिनेशन हो इसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो गाइज इसी के साथ आज का सेशन एंड करूंगा। आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। दूसरों के जो भी स्टूडेंट्स के दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई डाउट हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूं। इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहेंगे और आप लोगों के लिए जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लैरिटी में कन्वर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।